हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने अर्ली मैनेजमेंट को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से कवर करना है क्लासिकल अप्रोच को। इससे पहले के लेक्चर में हमने अर्ली मैनेजमेंट को कवर किया। हमने अर्ली मैनेजमेंट की कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ हमने उसका बैकग्राउंड देखा कि मैनेजमेंट का आगाज़ कैसे हुआ, उसके बाद एडम स्मिथ और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम टोटली कवर करेंगे क्लासिकल अप्रोच को। इसमें जो थ्योरीज आई, जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने काम किया, उनको भी हम देखेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्लासिकल अप्रोच को। फर्स्ट स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट which emphasized rationality and making organization and workers as efficient as possible। यानी मैनेजमेंट के ऊपर वो पहली स्टडीज, पहली रिसर्चेस, उनको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच, जिन्होंने एम्फसाइज किया यानी जोर दिया रैशनैलिटी के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर्स को जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है उतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के ऊपर एम्फसाइज किया। तो उन पहली स्टडीज़ ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल स्टडीज़। हमने जैसे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था अर्ली मैनेजमेंट के ऊपर। अर्ली मैनेजमेंट में हमने देखा था कि मैनेजर्स की हमें ज़रूरत पेश आई थी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, और मैनेजर्स ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म किया जो कि आज तक हम हिस्ट्री के अंदर लिख रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था कि मैनेजर्स की और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पेश आई, उसके ऊपर हमने स्टडीज़ करना स्टार्ट की, उसके ऊपर हमने रिसर्च करना स्टार्ट की। तो उस पहली रिसर्च को, पहली स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल स्टडीज़ या क्लासिकल अप्रोच, जो कि अर्ली मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्लासिकल अप्रोच के अंदर दो मेजर थ्योरीज हैं। टू मेजर थ्योरीज कंप्राइज द क्लासिकल अप्रोच। पहली थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और जो सेकंड थ्योरी है वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि क्लासिकल अप्रोच के अंदर दो मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और सेकंड थ्योरी है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो पहली थ्योरी को हम देख लेते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एन अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू फाइंड द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए जॉब को परफॉर्म करने का एक बेस्ट तरीका या बेस्ट रास्ता ढूंढती है। टू इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वर फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर एंड द हस्बैंड वाइफ टीम ऑफ फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और सेकंड एक हस्बैंड वाइफ टीम है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट की। तो इन दोनों के काम को भी हम देखेंगे। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के काम को भी हम देखेंगे कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, और फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट को भी हम देखेंगे बारी बारी। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की कंट्रीब्यूशन को कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया। इसको पढ़ लेते हैं। इफ यू हैड टू पिन पॉइंट व्हेन मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी वाज बोर्न, 1911 might be a good choice. That was when Frederick Winslow Taylor's Principles of Scientific Management was published. 1911 के अंदर फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो पब्लिश हुई थी। वहाँ से मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ और उसका आगाज़ हुआ। टेलर्स बुक डिस्क्राइब्ड the theory of scientific management, that is the use of scientific methods to define the one best way for a job to be done। टेलर की जो बुक थी उसके अंदर टेलर ने क्या डिस्क्राइब किया, टेलर ने साइंटिफिक मेथड को डिस्क्राइब किया कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके हम जॉब को एक बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हम जॉब को एक बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। Its contents were widely embraced by managers around the world।
और जो इसकी बुक के जो कंटेंट्स थे उसके अंदर जो चीज़ें थी उनको जो मैनेजर्स थे अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से कबूल किया। टेलर वर्कड एट द मिडवेल एंड Bethlehem Steel Companies in Pennsylvania as a mechanical engineer. He was continually appalled by the workers' inefficiencies. टेलर पेंसिल्वेनिया के अंदर एक कंपनी में काम करता था, वहाँ उसने वर्कर्स की इनएफिशिएंसीज को कंटिन्यूसली नोट किया और उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। They often took it easy on the job and Taylor believed that output was only one third of what was possible. जो एम्प्लॉइज थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने काम को इजी लिया। टेलर ने ये कहा कि एम्प्लॉइज ने काम को इजी लिया, टुक इट इजी, एंड टेलर बिलीव्ड दैट आउटपुट वाज ओनली वन थर्ड ऑफ व्हाट वाज पॉसिबल। और जो आउटपुट थी, जो वर्कर्स की आउटपुट थी, रिजल्ट था, जो एफिशिएंसी थी, वो वन थर्ड थी ऑफ व्हाट वाज पॉसिबल, जो कि वो कर सकते थे, यानी जो मुमकिन था उसका भी वन थर्ड, यानी जो चीज़ पॉसिबल थी उसका वन थर्ड, यानी उससे बहुत ही कम वर्कर की जो एफिशिएंसी या आउटपुट आप कह सकते हैं, वो टेलर ने ये चीज़ नोट की। और टेलर ने कहा कि वो जो एम्प्लॉइज थे वो काम को इजी लेते थे, दे टुक इट इजी। उसके बाद पढ़ते हैं, वर्चुअली नो वर्क स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टेड, कोई काम के स्टैंडर्ड्स, कोई म्यार उसका मौजूद नहीं था। एंड वर्कर्स वर प्लेस्ड इन जॉब्स विद लिटल और नो कंसर्न फॉर मैचिंग देयर एबिलिटीज and aptitudes with a task they were required to do. और वर्कर्स वो काम करते थे जिसका उनकी एबिलिटीज या एप्टीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, यानी उस कंपनी के अंदर जो वर्कर्स थे उनकी एबिलिटीज कुछ और थी और उनका एप्टीट्यूड यानी उनका शौक, उनका माइंड कुछ और था, उनके स्किल्स कुछ और थे और उनसे कोई और काम करवाया जाता था। ये भी एक टेलर को बात अच्छी नहीं लगी थी। Taylor's experience at Midwell led him to define clear guidelines for improving production efficiency. टेलर ने वहाँ जो उस कंपनी के अंदर काम किया, उसने वर्कर्स की इनएफिशिएंसीज को नोट किया, तो उसने सोचा कि वो वर्कर्स की प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए क्लियर गाइडलाइंस दे ताकि वर्कर की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव की जा सके, बढ़ाई जा सके। अब पढ़ लेते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स थे जो टेलर ने दिए ताकि वर्कर्स की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। तो पहला जो प्रिंसिपल है उसको पढ़ते हैं, डिवेलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, यानी जो हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का, हर बंदे का जो काम है उसके लिए आप एक साइंस को डेवलप करें, हर एलिमेंट के लिए आप एक साइंस को डेवलप करें और जो पुराना रूल ऑफ थंब का मेथड है, जो पुराना एक मेथड है, उसको रिप्लेस करें एक साइंटिफिक मेथड के साथ। सेकंड प्रिंसिपल, साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन, टीच एंड डेवलप द वर्कर, वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट करें, यानी एक प्रॉपर मेथड के साथ सेलेक्ट करें, उसको ट्रेन करें और टीच करें और उसके बाद उस वर्कर को डेवलप करें। ये उसका सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर्स to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed, यानी वर्कर्स के साथ फुली कोऑपरेट करें और ये इंश्योर करें, ये यकीनी बनाएं कि जो काम है वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की इन अकॉर्डेंस यानी उसके मुताबिक हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के मुताबिक काम हुआ है, जो कि डेवलप किए गए हैं, जो कि बनाए गए हैं। वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो कि पहले बनाए जा चुके हैं उनके मुताबिक काम हुआ है, इस चीज़ को इंश्योर करें, इसको यकीनी बनाएं। इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल, डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, काम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जिम्मेदारी को इक्वली यानी बराबरी के साथ डिवाइड करें मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान। मैनेजमेंट डज ऑल वर्क विच इज़ बेटर सूटेड देन द वर्कर्स, यानी मैनेजमेंट वो तमाम काम करे जो बेटर सूटेड है बजाय इसके कि वो काम वर्कर्स करें। तो ये चार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे टेलर के मुताबिक, वो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े हैं ताकि हम जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को, जो वर्कर्स की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकें।
अब हम देख लेते हैं फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ की कंट्रीब्यूशन को। टेलर्स मोस्ट प्रोमिनेंट फॉलोअर्स वर फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। टेलर के जो सबसे ज्यादा मशहूर फॉलोअर थे, यानी जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, वो फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ थे। यानी इन लोगों ने उसके बाद उसकी स्टडीज को फॉलो किया, उसकी थ्योरीज को फॉलो किया और उसके ऊपर काम किया। फ्रैंक एंड हिज वाइफ लिलियन, अ साइकोलॉजिस्ट, studied work to eliminate inefficient hand and body motions। फ्रैंक और लिलियन ने क्या किया, हैंड एंड बॉडी के जो इनएफिशिएंट मोशंस थे, यानी काम करते वक्त हाथों के और बॉडी के जो इनएफिशिएंट मोशंस हैं, यानी ऐसी हरकत जो काम करते वक्त डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, या ऐसी जो मूवमेंट्स हैं जिनका जो इनएफिशिएंसी का बायस बनती हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए काम किया, उनको ख़त्म करने के लिए काम किया। यानी उन्होंने कहा कि एक वर्कर को सिर्फ वही मोशंस, उसी तरह मूवमेंट करनी चाहिए कि जिससे एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ऐसी मोशंस को, ऐसी हैंड एंड बॉडी मोशंस को एलिमिनेट होना चाहिए जो इनएफिशिएंसी का बायस बने। द गिलब्रेथ आल्सो एक्सपेरिमेंटेड with the design and use of the proper tools and equipments for optimizing work performance। गिलब्रेथ ने वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, बल्कि ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट के यूज के ऊपर भी बात की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैंक्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि फ्रैंक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। फ्रैंक इज प्रोबेबली बेस्ट नोन फॉर हिज ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक अपने जो ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट है, जो ईंटें लगाने का जो काम है, उसको ब्रिक लेइंग कहते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसको ज्यादा शोहरत हासिल हुई। वो बेस्ट नाउन, यानी वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसे शोहरत हासिल हुई। बाय केयरफुली एनालाइजिंग द ब्रिक लेयर्स जॉब। ब्रिक लेयर यानी जो ईंटें लगाने वाला बंदा है, उसको उसने केयरफुली एनालाइज किया, उसके ऊपर उसने तजिया किया। He reduced the number of motions in laying exterior brick from 18 to about 5। उसने ये देखा कि जो ईंटें लगाने वाला बंदा है, वो अगर 18 दफ़ा मूव करता है एक्सटीरियर ब्रिक को लगाने में, यानी जो बैरूनी ईंट है उसको लगाने में 18 दफ़ा मूवमेंट करता है, 18 दफ़ा वो हरकत करता है, तो उसे 5 दफ़ा हरकत करनी चाहिए, 5 दफ़ा मूवमेंट करनी चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम कर सके और उसकी थकावट, यानी वो फटीग ना हो, उसको थकावट ना हो। एंड इन लेइंग इंटीरियर ब्रिक फ्रॉम 18 to 2, उसको जो इंटीरियर ब्रिक है, अंदरूनी जो ईंटें हैं, उसको अगर वही बात है कि 18 दफ़ा उसे मूवमेंट करनी पड़ती है अंदरूनी ईंट को लगाने में, तो उसे 2 दफ़ा मूवमेंट करनी चाहिए, 2 दफ़ा उसकी हरकत होनी चाहिए, ताकि वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो सके, मूवमेंट कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा हो, टाइम सेव हो और उसको थकावट कम हो। यूजिंग गिलब्रेथ टेक्निक अ ब्रिक लेयर वाज मोर प्रोडक्टिव। तो इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद जो ब्रिक लेयर है, ईंटें लगाने वाला बंदा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एंड लेस फटीग्ड, और उसे थकावट कम हुई एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में। अब बात आती है गिलब्रेथ्स इन्वेंशन की। द गिलब्रेथ्स इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड अ माइक्रोनोमीटर। गिलब्रेथ ने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम था माइक्रोनोमीटर। दैट रिकॉर्डेड अ वर्कर्स हैंड एंड बॉडी मोशंस, जो कि वर्कर की जो हैंड एंड बॉडी मोशंस हैं, जो हाथों की और बॉडी की हरकत हैं, उनको रिकॉर्ड करती थी। एंड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड डूइंग ईच मोशन, और उसके ऊपर जो टाइम स्पेंड किया जाता था उसको भी रिकॉर्ड करती थी। सेकंड पे लिखा हुआ है वेस्टेड मोशंस मिस्ड बाय द नेकेड आई कुड बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। वेस्टेड मोशंस जो फालतू हरकत थी, जो कि नेकेड आई मिस कर देती थी, माइक्रोनोमीटर उसको भी आइडेंटिफाई करता था और उसके बाद उसे एलिमिनेट भी कर देता था, यानी खत्म भी कर देता था। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है द गिलब्रेथ्स आल्सो डिवाइस्ड अ क्लासिफिकेशन स्कीम। गिलब्रेथ ने एक क्लासिफिकेशन स्कीम भी इजाद की टू लेबल 17 बेसिक हैंड मोशंस। और वो क्लासिफिकेशन स्कीम किस काम के लिए थी, उसका क्या मकसद था? लेबल करना 17 बेसिक हैंड मोशंस को, यानी हाथों की हरकत को लेबल करना। उनमें से कुछ बेसिक हरकत हैं, सर्च, ग्रास्प, होल्ड, ये बेसिक हाथों की हरकत हैं। गिलब्रेथ ने 17 बेसिक हैंड मोशंस को लेबल किया और एक क्लासिफिकेशन स्कीम
डिवाइस की यानी ईजाद की या बनाई, विच दे कॉल्ड थर्बलिग्स, और उस क्लासिफिकेशन स्कीम का क्या नाम था? थर्बलिग्स। गिलब्रेथ स्पेल्ड बैकवर्ड्स, अगर गिलब्रेथ के स्पेलिंग बैकवर्ड लेके चलें, बैकवर्ड बनाएं, तो वो ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम है थर्बलिग्स वही बन जाता है। गिलब्रेथ ने अपने ही नाम के स्पेलिंग बैकवर्ड किए और उसको क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम दे दिया। दिस स्कीम गेव द गिलब्रेथ्स a more precise way of analyzing a worker's exact hand movements। इस स्कीम ने गिलब्रेथ को एक मजीद प्रिसाइज वे दिया, यानी एग्जैक्ट रास्ता दिखाया, जो वर्कर की एग्जैक्ट हैंड मूवमेंट्स हैं, हाथों की हरकत हैं, उनको एनालाइज करने के लिए एक ज्यादा मजीद प्रिसाइज वे दिया। अब बात आती है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकस्ड मोर ऑन व्हाट मैनेजर्स डू, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ने ज्यादा किस पे फोकस किया? ऑन व्हाट मैनेजर्स डू, मैनेजर के काम के साथ उसका ज्यादा फोकस रहा। एंड व्हाट कंस्टिट्यूटेड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और ऐसी चीजें जो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बनाती हैं, ऐसी चीजें जो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस करती हैं, उसके ऊपर फोकस किया। यानी मैनेजर के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ने फोकस किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स रिगार्डिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आर हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर। जो कंट्रीब्यूटर्स थे, जो इसके मेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर थे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के, वो कौन थे? हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर। अब सबसे पहले बात आती है हेनरी फ्योल की। फ्योल्स अटेंशन वाज डायरेक्टेड एट एक्टिविटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स। फ्योल की जो तवज्जो थी, हेनरी फ्योल की जो अटेंशन थी, वो किसके ऊपर डायरेक्टेड थी, यानी किसके ऊपर बेस करती थी? एक्टिविटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी मैनेजर की तमाम सरगर्मियों के ऊपर हेनरी फ्योल की तवज्जो थी। फ्योल डिस्क्राइब्ड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एज समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर टिपिकल बिजनेस फंक्शंस। फ्योल ने प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया, यानी बयान किया, एज समथिंग डिस्टिंक्ट, कुछ अलग तरीके से, फ्रॉम अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर टिपिकल बिजनेस फंक्शंस। ये जो तमाम बिजनेस फंक्शंस हैं जो स्लाइड के अंदर बताए गए हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम बिजनेस के फंक्शंस हैं, काम है। फ्योल ने कहा कि जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है वो इन तमाम कामों से अलग है, डिस्टिंक्ट है। His belief that management was an activity common to all business endeavors, government and even home led him to develop 14 principles of management। उसका ये बिलीफ था कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो तमाम बिजनेस के फंक्शंस के लिए कॉमन है, यहां तक कि वो गवर्नमेंट और होम यानी घरों में भी अप्लाई की जाती है और गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्लाई की जाती है। और इसकी इन बातों की वजह से उसने वो एक नतीजे पे पहुंचा कि वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को तश्कील दे, उनको बनाए। द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और द फंडामेंटल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स यानी बुनियादी रूल्स, बुनियादी कवानीन, दैट कुड बी अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस एंड टॉट इन स्कूल्स। जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बुनियादी कवानीन है, बुनियादी रूल्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनल यानी इदारे की सूरत हाल है उसके अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड टॉट इन स्कूल्स, और पढ़ाए भी जाते हैं स्कूल के अंदर। अब दूसरे नंबर पे बात आती है मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट राइटिंग इन द अर्ली 1900s। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था जिसने अर्ली 1900s के अंदर लिखा डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स। और उसने क्या थ्योरी डेवलप की? अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स की थ्योरी डेवलप की। अर्ली 1900s के अंदर लिखते हुए उसने अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स की थ्योरी को डेवलप किया। एंड रिलेशंस बेस्ड ऑन एन आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और रिलेशंस को डिस्क्राइब किया, और वो किस पे बेस कर रहे थे? आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसने फर्ज किया कि वो जिन रिलेशंस की बात कर रहा है, जिस अथॉरिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होंगे। ही कॉल्ड अ ब्यूरोक्रेसी, और इस सारे सिलसिले को उसने क्या कहा? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे क्या बात कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर। ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी फॉर्म है जो कि डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर सबसे पहले बेस करती है। कैरेक्टराइज्ड यानी उसकी खसूसियत क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरी खसूसियत क्या है? अ क्लियरली डिफाइंड हायरार्की। उसकी जो हायरार्की है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, तरतीब है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसे हायरार्की कहा जाता है, वो क्लियरली डिफाइंड है। क्लियरली डिफाइंड है। डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिटेल्ड हैं। एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, और वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस करती है। वेपर्स रिकॉग्नाइज दैट दिस आइडियल ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वेबर को इस बात का पता था। इंस्टेड ही इंटेंडेड इट एज अ बेसिस फॉर थ्योराइजिंग अबाउट हाउ वर्क कुड बी डन इन लार्ज ग्रुप्स। लेकिन उसका क्या इरादा था कि वो इसको एक बुनियाद बनाए, उसको एक बुनियाद बना ले उसकी थ्योरी डेवलप करने के लिए कि लार्ज ग्रुप्स के अंदर काम कैसे किया जाता है। उसने इस थ्योरी को एक बुनियाद बनाया कि बड़े ग्रुप्स के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या बड़े ग्रुप्स के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है।